हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आज आपके लिए कक्षा 10 का 2016 का सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। 2 सेट हमने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बच्चों ने जो डाउट बोले हैं उनमें डाउट भी क्लियर कर दिए हैं उसके, ठीक है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा। तो देखते हैं, सेट 3 है 2016 का, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या इन क्वेश्चनों में कहा गया है देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 4-5 इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे, 5 ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 2 संख्याएं हैं जिसमें आपको कहा है कि 475 है और दूसरा नंबर है 495 495। उन दोनों का आपसे मासा पूछा है, तो देखते हैं इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आएगा। पहला नंबर दिया है आपको 475 व दूसरी संख्या है 495। कहा गया है कि इनका मासा बताइए। आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देख लो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 5 ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाजित हो जाएंगी, 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो उसमें पहले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5। जो ऑप्शन 2 दिया गया है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से दोनों संख्या विभाजित होंगी नहीं। 3 4 5 दिया है, तो जो संख्या 5 है दोनों का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसमें आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। जिसमें आपसे कहा गया था कि इसका मासा, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है उस पर आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया कि 42 33 31 26 20 18 14 10 और 8 और 6 भी दिया है। आपसे कहा गया है कि इनकी माध्यिका बताइए। देखिए माध्यिका के लिए क्या होता है कि जो भी संख्याओं की सीरीज आपको दी जाएगी उसको या तो आप असेंडिंग या आरोही या अवरोही क्रम में उसको चेंज कर दीजिए। तो देखते हैं इन संख्याओं को पहले हम आरोही क्रम में चेंज करते हैं तो क्या होगा, संख्याओं को आरोही या अवरोही किसी में लिख लो आप, अवरोही में लिख देते हैं। अवरोही क्रम में लिखने पर, तो अवरोही क्रम में यदि लिखेंगे तो क्या मिलेगा, अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 6 है। उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 10, उसके बाद 10 के बाद हो जाएगा 14, उसके बाद 18, फिर 20, फिर 26, उसके बाद 31, फिर 33। और देखा जाए तो नंबर पहले से सेट है, बड़े से छोटा है, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मत चेंज कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। ये पहले से ही चेंज है, इसको ना चेंज कीजिए, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। तो इसमें देख लेते हैं, आपसे कहा है कि इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका के लिए क्या होता है कि हम नंबर काउंट करते हैं, कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर कितना है, 10 है। 10 का मतलब संख्या कैसी है, सम है। तो जब नंबर सम हो वो आपसे कह दे कि माध्यिका का सूत्र क्या होगा, तो हम जानते हैं, लिखेंगे सूत्र, माध्यिका बराबर 1/2 n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान। तो देखते हैं n का मान 10 दिया है, तो यहाँ पे n का मान 10 पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 10वें पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1वें पद का मान। तो कितना आएगा, 2 का भाग 10 में देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हम लिख देंगे 5वें पद का मान प्लस 2 का हम भाग 10 में देंगे 5, 5 प्लस 1 6, यानी यहाँ हम लिख देंगे 6ठे पद का मान। तो देखते हैं 5वें नंबर पे कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे संख्या है 20 और 6ठे नंबर पे कौन सी संख्या है, 18। तो यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। तो क्या कितना आएगा ये, 20 30 यानी 38। 2 का भाग 38 में देंगे, कितने बार जाएगा, 19 बार, यानी इन संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इसी का ग पार्ट दिया है उसमें क्या आपसे कहा है
कि tan 63 प्लस cot 27, ठीक है। इनके लिए ध्यान रखिएगा, इनके आंसर हमेशा बन ही आते हैं। कब? जब इनके थीटा जो नंबर होंगे उनका योगफल यदि कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि इनका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 63 27 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यदि दोनों का योगफल 90 हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जरा। 63 लिखा है, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाओगे आप जिससे 63 आ जाएगा। तो 90 में हमें यदि 27 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे, नीचे क्या लिखा है, cot 27 जैसे है उसको आप ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए जरा, हमें एक सूत्र पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा। थीटा कितना है, 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, cot 27 ऐसे रहेगा, cot कट जाएगा, आपस में आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और है, 2 ऑब्जेक्टिव और है, देख लीजिए इसको भी। चौथा क्वेश्चन बोला है, एक ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि वृत्त है और इसमें इसका ये सेंटर है, मतलब व्यास दिया गया इसका, यहां से एक लाइन हमने खींच रखी है और ये जो है एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और ये वाला कोण x है, x डिग्री बोला है और ये है 25, ठीक है। आपसे कहा गया है कि आकृति में PT एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एक आपको कोण दिया गया है, कोण TPO 25 डिग्री, ये है T, ये है P, ये है O, TPO आपको दिया है 25 डिग्री। तो कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, देखिए x यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा। देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा में यदि कोई वृत्त की स्पर्श रेखा हो और यहाँ से केंद्र से कोई रेखा जाए, ठीक है, एक मतलब त्रिज्या ही है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श बिंदु और जो त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपसे ये वाला कोण पूछा गया, ये वाला कोण हम कब निकालेंगे, जब हमको ये वाला कोण पता हो। तो पहले ये वाला कोण निकाल लीजिए आप, फिर लीनियर पेयर का यूज करके जो है, ठीक है, ये वाला x का मान हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ये त्रिभुज के 3 कोण है, 1 2 3, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से इसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी और है, 2 तरीके से इसको आप लगा सकते हो, या तो स्टीगर वाला प्रॉपर्टी यूज कर दो। हम जानते हैं वृत्त का जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योगफल के कैसा होता है, बराबर होता है। आप वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, और ना तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये 2 कोण पता है, ये निकाल दो कोण। उसके बाद लीनियर पेयर का यूज करके, लीनियर पेयर में क्या होता है, 2 कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको पता है, तो एक कोण निकालने के लिए 180 से घटा दीजिए तो आपको एक कोण पता चल जाएगा। इतने कम कैलकुलेशन करने के लिए आप वाली प्रॉपर्टी यूज करो, एक्सटीरियर वाली। एक्सटीरियर में क्या होता है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी जो बाह्य कोण x है 2 अंतः कोण, मतलब पहला अंतः कोण 90 है, दूसरा अंतः कोण कितना है, 25 है, इन दोनों का प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 90 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 5 5 हो गया, 9 2 कितना हो गया, 11। इसमें कम कैलकुलेशन है तो इसमें हम काम करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद 90 से माइनस करके ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये सिंपल है। क्या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अपना आंसर मैच कर लीजिए, 115 ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अड़ा वाले पार्ट में आपसे कहा गया है, एक बिंदु दिया गया है जिसमें आपसे कहा गया है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जो अड़ा नंबर है, एक पॉइंट दिया गया है
3,5। आपसे कहा गया है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। यदि क्वेश्चन में आपसे बोला जाए, कोई बिंदु दिया जाए और आपसे कहे कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालिए, तो क्या करना, y वाली वैल्यू ले लेना। और यदि आपसे ये कहे कि y अक्ष से दूरी निकालिए, तो क्या करना, x वाली वैल्यू ले लेना। उल्टा होता है, x अक्ष से दूरी बोलेगा तो y वाली वैल्यू ले लेना, और y अक्ष से दूरी बोलेगा तो आप x वाली वैल्यू ले लेना। तो देखिए जरा, यहाँ पर आपसे बोला है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालिए, यानी हम कौन सी ले लेंगे, y वाली वैल्यू। पहले बोल देंगे कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y अक्ष से बोलता तो 3 आंसर आ जाता। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। फिर 4 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन इसी का 6th वाला ऑब्जेक्टिव दिया गया आपको। क्या दिया गया, इसमें एक वृत्त दिया गया है, उसकी त्रिज्या दे रखी है और एक जीवा की लंबाई भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी बताइए आप, कितना होगा। तो देखिए जरा क्या क्या दिया है, एक वृत्त दिया है और त्रिज्या दे रखी है इस वृत्त की, जीवा भी है, ठीक है। ये इस तरीके से चित्र बना लेते हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 6.1, और क्या रखा कि 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जो वृत्त की जीवा है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे कहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। ये रहा वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी बतानी है, ये कितने सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए जरा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और बताया भी हमने, वैसे 9th में भी प्रॉपर्टी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देख लीजिए जरा, ये टोटल 12 है, केंद्र से इस पे जीवा डाला गया है, लंब डाला गया है, तो जीवा आधी हो जाएगी। यानी ये 12 है, बाद में जीवा कितनी हो जाएगी, आधे होने के बाद 6। आपसे ये वाली दूरी पूछी गई है, ये दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हम कोई है पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस, नेमिंग कर लीजिए यहाँ पे ए पी बी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में होता है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब, लंब का मतलब हो जाएगा ओपी का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है, एपी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एपी का वर्ग लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। ओए का मान कितना दिया है, 6.1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ओपी तो हमसे पूछा ही है, ओपी स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे, और एपी का मान कितना दिया है, 6 दिया है, इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमें 6.1 का वर्ग करना होगा, तो उसका मल्टीपल कर लीजिए साइड में, कितना आएगा, इसका मल्टीपल आ जाएगा 6, 6 6 12 और 37, यानी 6.1 का स्क्वायर आ जाएगा 37.26 इक्वल टू ओपी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस का 36 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37.26 बराबर, सॉरी 36 इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ओपी स्क्वायर ऐसे ऐड कर दीजिए। अब 37.26 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.26 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। अब देखिए जरा, ऑप्शन इसमें क्या दिया है, 1.12। देखिए ओपी का इधर स्क्वायर इधर लग जाएगा रूट, तो इधर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.21 इक्वल टू ओपी। 121 है, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दशमलव के बाद दो संख्या है, तो आप जब इसका रूट निकालोगे तो दशमलव के बाद एक संख्या बचेगी, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा तक की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 1.1। तो इस क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव थे, 6 ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 1 नंबर का ही है। आपसे कहा गया द्विघात समीकरण दिया है, जिसमें आपसे कहा है कि इसका द्विविक्तीय निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। द्विविक्तीय का सूत्र तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम नोट कर देंगे, लिखा देंगे। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है,
x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपसे कहा है इसका विभक्तिकर निकालना है। हम जानते हैं विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ से abc का मान निकालते हैं। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कराने पर। इससे तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए जब कुछ आगे x स्क्वायर के आगे नंबर ना लिखा हो तो आप एक मान लिया करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4 एंड c का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए विभक्तिकर पूछा गया है, हम जानते हैं विभक्तिकर का सूत्र होता है d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देख लीजिए abc के मान तो निकाल ही दिए हैं, b का मान है माइनस का 4 ऐसे लिख लीजिए। a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 3 है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 16, 4 3 12, 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4। आपसे विभक्तिकर पूछा गया था एक नंबर में, तो विभक्तिकर इस इक्वेशन पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का ख पार्ट है दूसरा नंबर सेकंड पार्ट। इसमें आपसे बहुलक पूछा है। बहुलक में क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। बहुलक का मतलब ये होगा कि आपको ये देखना होगा कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी आवृत्ति किसकी सबसे ज्यादा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसको इसी में देख लीजिए। हम देख रहे हैं कि जो सीरीज है 8 8 8 ये कई बार आया है, तो इसका जो बहुलक है उसका आंसर क्या हो जाएगा 8 ही आएगा। कुछ नहीं होता है बहुलक में, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं ग नंबर की, जिसमें आपसे कहा है एक एपी रखिए समांतर श्रेणी, जिसमें बोला है कि इसका श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पद पूछ रहा है, यानी आपसे n का मान पूछ रहा है। तो श्रेणी दी क्या है आपको, नंबर दिए गए श्रेणी के 40, फिर 37, उसके बाद 34, फिर 31। कह रहे इसका कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना। यानी हमें इसमें लास्ट नंबर पता है, ये पता नहीं कि कौन सा पद शून्य है। लास्ट नंबर हम मान लेते हैं कि अंतिम पद जो इसका है वो क्या होगा शून्य होगा। कौन से नंबर पर आएगा, जैसे सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये है, तो कौन से नंबर पर 0 आएगा। पद आपसे पूछा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए जरा नोट कर लीजिए। जो दिया है आपको प्रथम पद 40 है, ठीक है। साधारणता निकाल लीजिए, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का साधारणता कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस कर दीजिए आप, तो 37 माइनस का 40 कितना आ जाएगा, ये साधारणता माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद अंतिम पद हमें पता है, अंतिम पद कितना पता है 0, ठीक है। अब जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी हो, उसका अंतिम पद पता हो, प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो, तो उसका सूत्र क्या होता है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए जरा L का मान पुट कर दीजिए 0, a का मान कितना है 40, यह हमें ज्ञात करना है, n को ऐसे ही लिख लेते हैं d का मान कितना है माइनस का 3। इसको सॉल्व कीजिए आप, प्लस का 40 अब एक मिनट रुक जाइए, इसको इधर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। -3 का मल्टीपल n में करेंगे माइनस का 3n हो जाएगा, -3 का मल्टीपल -1 में करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3n उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3n, 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। अब करना क्या है आपको, 3 का गुणा है, इधर कर दीजिए हाफ, तो n का मान आ जाएगा 44/3। डेसिमल में आएगा ये जो है डेसिमल में आएगा। क्या आंसर दे रहे हैं इसका, सेकंड का गा नंबर, ठीक है। देखिए नंबर आ रहा है डेसिमल में, जब डेसिमल में नंबर आता है बता ही नहीं पाओगे, सब यहाँ पे गिन रहे हैं, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये है। अब ये क्या आ रहा है, ये नंबर डेसिमल का, तो काउंट कैसे करोगे नंबर को, कोई पोजीशन ही नहीं बता पाओगे। इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन आए n का मान
कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद नेगेटिव होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो n का मान आना चाहिए एकदम परफेक्ट नंबर आना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो n का मान प्राकृतिक संख्या आता है तब तो ठीक है, आप बता दोगे कि हाँ इस नंबर पर ये वाला पद आएगा। लेकिन यदि n का मान एक वर्ग संख्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है, उस टाइम आप कंडीशन में ये लिखोगे कि इस श्रेणी का कोई सा पद जीरो नहीं होगा। तो लिखेंगे इस श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है। इसके घा वाले पार्ट में द्विघात समीकरण दिया है। आपसे कहा गया है कि एक समीकरण है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। ये भी 1 नंबर का ही है, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो देख लेते हैं इसको भी हम। घा पार्ट क्वेश्चन है x² माइनस का 3x माइनस का 10। आपसे ये बोला गया है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी इसकी गुणनखंड करना है हमें। तो गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए जरा। शून्य की मूल ज्ञात करने हैं तो इक्वल टू में तो जीरो होगा ही। ठीक है, दिया भी है। देखिए इनका फॉर्मूला क्या है, लास्ट वाली संख्या का स्टार्टिंग वाली संख्या में मल्टीपल करते हैं। इसका कुछ नहीं लिखा है तो ये तो हम मान ही सकते हैं। तो -10 का गुणा देख के करेंगे 10 एकम 10, यानी इस संख्या का और इस वाली संख्या का गुणा किए तो -10 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप हमें ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, और गुणा माइनस में आया है। इस चीज का मतलब ये है कि उन संख्याओं को घटा के आप कितना लाओगे, 3 लाओगे। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 दूनी 10, यानी पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10, और 5 और 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे उतार लीजिए, माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जरा, x² ऐसे रहेगा, 5 का गुणा x में करेंगे 5x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए इस तरीके से, कॉमन ले लीजिए। तो देखते हैं क्या कॉमन आएगा, x और x, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x - 5, दूसरे क्वेश्चन में 2 कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों सेम भी होने चाहिए, दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब ये कि आपका फैक्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से सही लगा है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये संख्या ले लीजिए x + 2 इक्वल टू 0, तो आपसे मान पूछे गए हैं x के, तो ये मान इक्वल टू 0 करेंगे, x का मान 5 आ जाएगा, और यहाँ से यदि हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। इसके मूल पूछे गए थे तो मूल हमने निकाल दिए हैं। तो पहला पार्ट आपका, दूसरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, अभी तक 1 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखते हैं 3 के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों को आपको हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। बोला गया आपसे कि x + 2y बराबर 0 दिया गया है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y इक्वल टू 14। ठीक है, आपसे कहा गया है दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। देखिए समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। फिलहाल जो तीसरा मेथड वज्र गुणनखंड विधि है, जिसको हम इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वो आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है ना, तो 2 मेथड है, एक मेथड है आपका विलोपन विधि, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधियों में जो आपको ठीक लगे उस मेथड से आप उसको लगा लीजिए। फिलहाल हम जो है इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, एक काम कीजिए आप, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 से आप x का मान या y का मान किसी एक का निकाल लीजिए आप, और उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। हम यहाँ से x का ही मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा, प्लस का 2y इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2y, और इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। जो भी x का मान हमें निकालना है उसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम
समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, तो देखिए जरा क्या होगा, 2x लिखा है, x की जगह पे आपको माइनस का 2y रखना है, माइनस का 3y हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 40, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 3y बराबर 40, तो माइनस 4 माइनस 3 ये हो गया, माइनस का 7 बराबर 40 14, तो माइनस 7 का गुणा है, इधर हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई माइनस का 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी y का मान कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद जो भी y का मान है किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, हम उसको 1 में ही रख देते हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से मान रख दीजिए जरा, तो x बराबर लिखा है माइनस का 2y, माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा, y का मान है माइनस का 2, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, x का मान 4 है और y का मान कितना आ गया, -2। 2 नंबर का क्वेश्चन था, x और y का मान पूछा गया था, हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है, तो हल देख लीजिए आप, निरूपण विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए आप इसको, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट है, थर्ड का ख पार्ट, क्या बोला गया इसमें, दो संख्याएं हैं जिनका आपको एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम कह रहा है कि ज्ञात करना है, देख लीजिए जरा, दो संख्या जिस तरीके से लिखा है हम भी लिख देते हैं, पेपर में इसी तरीके से आएगा, दो संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या है 657, और इन दोनों का जो मासा दिया है वो कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। और आपसे कहा है कि इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 306 और 657, ठीक है, ये दोनों संख्या ऐसे कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का मासा आपको कितना दिया है, 9 दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, तो हम एक सूत्र जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है अपने प्रीवियस वीडियो में, हमने बताया भी है, सूत्र क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक। अब देखिए एलसीएम तो हमसे पूछा ही है, एलसीएम का मतलब लासा हो ज्ञात करना, तो एलसीएम को हम ऐसे लिख लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 9 है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, 9 का गुणा है, इधर लगा दीजिए भाग, तो एलसीएम आ जाएगा 306 गुणे 657 और 9 का यहाँ पे गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, सिंपलीफाई कीजिए जरा इसको, 9 का भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा भाग, 9 3 27, 2 बचा, तो नहीं 3 बचा है, 9 4 36, यानी ये आ गया है 34 और यहाँ पे आया है 657, इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा आएगा इसका 22 338, ठीक है, 22,338, तो आपसे दो संख्याओं का मासा दिया गया था, लासा पूछा गया था, तो इस तरीके से हम जो है लासा निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन का है, रचना वाला है, ठीक है, ये हटा दीजिए, आपका रचना जो सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना है, ठीक है ना। घ नंबर देखिए आप, घ नंबर में क्या बोला गया है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया आपको, 3:4 दिया है, और उसके बाद कहा है इसका आयतन आपको दिया है 96 पाई, तो निकालना क्या इसमें, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आ जाएगा, देख लेते हैं, तो दिया क्या है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इन दोनों का अनुपात 3:4 है, और इसका आयतन दिया गया शंकु का, तो ऊंचाई पूछी गई, तो हम मान लेंगे, माना
त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी 3x और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे इधर भी देख लीजिए, पॉज कर दो। तो शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान रख दीजिए 22/7। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है 3x है, तो 3x का स्क्वायर हम कर देंगे और ऊंचाई कितनी है 4x है, तो यहाँ पे 4x हम लिख देंगे। और आयतन आपको दिया कितना 96 पाई दिया है, तो जब 96 पाई दिया है, पाई का मान आपको नहीं रखना क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे काम कीजिए पाई को ऐसे रख दीजिए। ठीक है ना, पाई से ये पाई जो है ना ये कट गया, तो क्या बचा है ये हो गया 96 यानी 96 इक्वल टू 1/3 इंटू 3 का वर्ग हो जाएगा 9, x का वर्ग x स्क्वायर। तो ये 4 जैसे लिखा है इसको हम ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे जो x है इसको भी हम ऐसे राइट कर देते हैं। हमको x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 96 गुणे 3 बटे जितने भी नंबर ऊपर लिखे हैं सबको नीचे भेज दीजिए आप। 9 लिखा है 9 को नीचे ले आइए, 4 लिखा है 4 को भी नीचे ले आइए, तो क्या बचेगा x की घात 2 x की घात 1, ये हो जाएगा x की घात 3। इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा x का मान। ठीक है, तो देखते हैं 4 का भाग 96 में कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16। ठीक है, और 3 का भाग हम 9 में देंगे 3 बार जाएगा, और जब 3 का भाग हम 24 में देंगे तो कितने बार भाग जाएगा 8 बार भाग जाएगा, यानी x क्यूब बराबर 8 है, तो इधर क्यूब है इधर क्यूब रूट हो जाएगा यानी घनमूल लग जाएगा, तो 8 का घनमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आ गया है x का मान। आपसे पूछा क्या गया है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो बतानी है, तो लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई देखिए ऊंचाई को हमने 4x माना था, तो 4 गुणे x का मान 2 आया है, यानी शंकु की ऊंचाई क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। मीटर क्या था ये सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा गया है, बोला गया है एक छिन्नक वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म का है, ये हटा दीजिए, अभी आपके सिलेबस से हट गया, ये नहीं करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। देखो यूक्लिड का विभाजन ये भी हट गया है, ये भी सिलेबस में नहीं है, इसको भी हटा दीजिए आप। ठीक है, हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट यानी जो गा पार्ट है 2 नंबर का है। क्या कहा गया आपसे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, tan थीटा बटे sec थीटा -1 और माइनस का यहाँ पे लिखा है tan थीटा बटे sec थीटा +1 और आपको आंसर क्या लाना है 2 cot थीटा। देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, LHS ले लीजिए आप। क्या लिखा है LHS में, tan थीटा बटे sec थीटा -1 और माइनस यहाँ पे लिखा है tan थीटा बटे sec थीटा +1। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये देखिए ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, tan थीटा यहाँ पर भी है, tan थीटा यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा ले लेंगे कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बचेगा क्या 1 बटे sec थीटा -1, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे sec थीटा +1। तो देखते हैं tan थीटा ऐसे ही रहेगा, लासा ले लीजिए आप, इन दोनों का लासा क्या आ जाएगा जो लिखा है वही आ जाएगा, यानी sec थीटा -1 और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा +1। ठीक है, अगर लासा ले लिए हैं इस संख्या के 1 में गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो sec थीटा +1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो sec थीटा +1 ही रहेगा, और इस संख्या का हम -1 में गुणा करेंगे तो संख्या तो सेम रहेगी, बस उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे।
इसका इसमें गुणा करेंगे, ये नंबर हो जाएगा माइनस का, तो -1 का मल्टीपल -1 में करेंगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जो कट रहा है इसको काट लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं tan थीटा बचेगा 1 + 1 हो गया 2, तो 2 को हम आगे लिख देते हैं a - b a + b, ये हो गया a² - b², एक का वर्ग तो एक ही होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 tan थीटा आप ऐसे उतार लीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रिलेशन होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से यदि हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा से इसके घात काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/tan थीटा। अब जब tan ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/cot थीटा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सी पार्ट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, घा पार्ट में क्या लिखा है, 3 पॉइंट दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, 2,3 -1, 0 और दूसरा दिया है तीसरा, मतलब थर्ड पॉइंट 2, -2। आपसे कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले एक काम कीजिए, इसको x1/1 x2/2 x3/3 यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसका सूत्र होता है 23, 31, 12 वाला कॉन्सेप्ट है, सूत्र हम लिख देते हैं। 23 का मतलब हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 - y1, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं x3, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 - y2। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए जरा, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब 3 पॉइंट दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा। मान क्या है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 0 है, y3 का मान है -4 बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना है, -1 है, यहाँ से प्लस हटा दीजिए, और y3 का मान है -4, y1 का मान है 3 प्लस x3 का मान है 2 और y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको आप लोग, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, -4 -3 कितना हो जाएगा, 4 3 7, माइनस का 7 होगा, बट माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1 में गुणा करेंगे तो, और 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए कितना होगा, 8 से 14, 14 और 7 21, ये हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई है नहीं इसमें पॉइंट। ठीक है, तो या तो इसका आंसर डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों को कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, फिलहाल हमने तो अच्छे से समझाया इसको, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो, कोई टॉपिक जो हो आपको समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा, उस टॉपिक को हम जो है अलग वीडियो बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।